शादी के बाद ससुराल में दीपा का आज पहला दिन था। उसके पति सुमेर ने उसकी जेठानी से उसका परिचय करवाया। दीपा, ये मेरी बड़ी भाभी राहिनी है। माँ के बाद घर में इन्हीं की चलती है। दीपा ने राहिनी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। सुखी रहो देवरानी जी। वैसे तुमने हमें शादी से पहले भी तो देखा था, जब हम तुम्हें तुम्हारे घर देखने आए थे। वैसे बुरा न मानो तो एक बात कहूँ देवरानी जी, उस दिन हमारे स्वागत के लिए कहीं से कुछ पैसे उधार मांगकर हमारे लिए कुछ इंतजाम कर लेते। सोफा है और ना ही एसी। गर्मी के मारे मेरा सारा मेकअप खराब हो गया था। कभी तुम्हें अपने मायके ले चलूंगी। मेरे घर में कार, सोफा, एसी, घर के काम के लिए नौकर चाकर सब है। इतना कहकर राहिनी वहाँ से चली जाती है। दीपा, भाभी की बातों का बुरा मत मानना। भाभी ऐसी हैं। दरअसल उनका मायका काफी अमीर है, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम्हारे लिए मैं हूं ना। मैं तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो तुम्हें अब तक नहीं मिले। सुमेर की शहद भरी मीठी बातों ने दीपा के दुखते दिल पर मरहम का काम किया और वो सुमेर के गले लग गई। कुछ दिनों तक शादी की रस्में निभाई गई और दीपा सुख चैन से थी। एक दिन, माँ जी, दीपा की पहली रसोई की रस्म हो गई है। अब उसे घर का कामकाज करने के लिए कहो। मैंने बहुत दिनों तक घर का काम कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। राहिनी बहू, दीपा अभी इस घर के लिए नहीं है। उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने में वक्त लगेगा। तू तो बड़ी है, तू उसे सब कुछ बता दे और तुम दोनों मिल बांट कर घर का काम कर लिया करो। निर्मला के नाते राहिनी को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि वो दीपा को घर के तौर तरीके बता दे, लेकिन राहिनी ने इसका गलत फायदा उठाते हुए घर के सारे काम का बोझ दीपा पर डाल दिया। एक दिन जब सुमेर और उसका बड़ा भाई कुबेर दोनों ऑफिस चले गए, तब राहिनी दीपा के कमरे में आई। आराम कर रही हो देवरानी जी? अब नहीं दीदी, बस ऐसे ही। आप आइए ना, बैठिए। कुछ काम था क्या? हाँ, मैंने सोचा कि अब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम दोनों घर का काम आधा आधा बांट लें। दीदी, क्यों नहीं? तो ये लिस्ट पकड़ो और इसे अच्छी तरह से देख लो। कल से ये सारे काम तुम्हें करने हैं। दीपा ने लिस्ट देखा। सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना, चाय नाश्ता बनाना, सुमेर और कुबेर का लंच पैक करना, दोनों के कपड़े प्रेस करना, फिर कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, शाम की चाय और नाश्ता, फिर रात का खाना। दीदी, ये तो बहुत ज्यादा काम है। सारा काम मैं करूंगी तो आप क्या करेंगी? बोल तो ऐसी रही हो जैसे अपने मायके में तुमने कोई काम नहीं किया। मायके में तो तुम इससे ज्यादा काम करती होगी। तुम्हारे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है। मेरे मायके में तो 3-4 नौकर हैं। मैंने वहां कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ आकर सारे काम करने पड़े। अब तुम्हारी बारी है। और जहां तक रही मेरे काम करने की बात, तो माँ और बाबूजी को समय पर उनकी दवाई खिलाना, बाजार से सामान लाना, दूध वाले का हिसाब करना, ये सब भी तो काम ही है। ये सब मैं करूंगी। दीपा ने देखा कि उसकी जेठानी राहिनी ने सारे मेहनत वाले काम उसे दे दिए थे और सारे हल्के काम खुद के लिए रखे थे। वो समझ गई थी कि राहिनी उस पर अपनी अमीरी का रौब दिखाना चाहती है। सुमेर के होते हुए मुझे परेशान होने की क्या जरूरत? दीपा दूसरे दिन से घर का सारा काम करने लगी और रात को सुमेर की बाहों में समाकर सारी थकान भूल जाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दीपा घर की सफाई कर रही थी। निर्मला सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और तभी राहिनी वहां आई। माँ जी, मैं घर का सामान लाने बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, दीपा को भी अपने साथ ले जा। माँ जी, दीपा को ले जाने की इसे साथ ले गई तो घर का काम कौन करेगा? और फिर वहां मेरी अमीर सहेलियां भी आएंगी। राहिनी बहू, ये मत भूल कि दीपा इस घर की छोटी बहू है। कुछ महीनों बाद होली का त्योहार आने वाला है। दीपा को उसकी पसंद के कपड़े दिला देना। राहिनी को ना चाहते हुए भी दीपा को अपने साथ बाजार ले जाना पड़ता है। बाजार में गरीब दीपा को अपनी अमीर सहेलियों से मिलवाते हुए राहिनी ने कहा, ये मेरी देवरानी दीपा है। बेचारी ने कभी होली के त्योहार पर नए कपड़े नहीं पहने, इसीलिए मैं इसे नए कपड़े दिलाने लाई हूँ। राहिनी की बात सुन उसकी सारी अमीर सहेलियों ने दीपा का मजाक उड़ाया, लेकिन दीपा कुछ न कह सकी। शाम को जब दोनों घर लौटे तो सुमेर ऑफिस से आ चुका था और अपना सामान पैक कर रहा था। सुमेर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ दीपा, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है। लेकिन होली का त्योहार आने वाला है। दीपा, काम को लेकर विदेश जाने का जो सपना मैंने देखा था वो पूरा होने वाला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं होली से पहले वापस आ जाऊंगा और शादी के बाद की पहली होली तुम्हारे साथ जमकर खेलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुमेर ने माता पिता से विदा लिया और रवाना हो गया। लेकिन एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में ही सुमेर की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि सुमेर के प्राण पखेरु उड़ गए। घर पर यह खबर आई तो रोना धोना मच गया। दीपा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसने सुमेर के साथ होली खेलने का जो सपना देखा था वो टूटकर चूर चूर हो गया। घर वालों ने सुमेर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सुमेर दीपा की यादों में अभी भी जिंदा था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। दीपा भले ही सुमेर को खोने के गम में दुखी रहती, लेकिन घर की जिम्मेदारी जो उसने संभाली थी उसे नहीं छोड़ा। हमारी दीपा बहू कितनी समझदार है। सुमेर के जाने के बाद भी पूरे घर को उसने संभाल रखा है। हाँ, हमें बहू के रूप में दीपा मिली है, ये हमारी खुशकिस्मती है। कुछ दिन बीत गए। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। जैसे जैसे होली करीब आ रही थी, दीपा सुमेर को उतना ही याद कर रही थी। वो अकेले में आंसू बहाती। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए सुमेर? अब मैं होली किसके साथ खेलूंगी? लेकिन सुमेर अब दीपा के सवालों का जवाब नहीं दे सकता था। होली का दिन भी आ गया। दीपा रोज की तरह सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी घर की घंटी बजी। दीपा ने दरवाजा खोला तो सामने राहिनी की अमीर सहेलियां खड़ी थी। उनके हाथों में रंग और गुलाल था। उन्होंने दीपा की सूनी मांग और मायूस चेहरे पर ध्यान दिए बिना ही उसे रंग और गुलाल से सराबोर कर दिया। अचानक अपने साथ ये सब होता देख उसे सुमेर की याद आने लगी
और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी पति घर को के गुजरे सभी अभी सदस्य, 1 महीना भी नहीं हुआ और ये महारानी होली खेल रही है। देख लीजिए माँ जी आपकी संस्कारी बहू के कारनामे। दीदी मैंने होली नहीं खेली, आपकी सहेलियों ने मुझे रंग लगा दिया। दीपा की सहेली नीता ने कहा, अरे राहिनी, तेरी देवरानी विधवा हो गई है, तूने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी। एक्चुअली सुमेर के जाने के बाद सब कुछ इतना बदल गया कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है, दीपा को खुद ही मना इसे तो करना होली चाहिए था। खेलने का बहुत लेकिन शौक है ना, सोचा होगा इसी बहाने होली खेल लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सुमेर के अलावा किसी और के साथ होली नहीं खेलना चाहती थी। चुप कर कलमुही, आज तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुझे अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहिनी दीपा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगती है। तभी निर्मला देवी ने राहिनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, राहिनी बहू, दीपा के साथ ऐसी हरकत करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं और तेरे पिताजी जिंदा हैं, हम दोनों फैसला करेंगे कि दीपा के साथ क्या करना है। सभी अमीर सहेलियों के सामने राहिनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है। निर्मला देवी का रौद्र रूप देखकर राहिनी की सभी अमीर सहेलियां वहां से चली जाती हैं। दीपा बहू, आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगी, घर का सारा काम राहिनी करेगी। लेकिन माँ जी। बस राहिनी, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। दीपा बहू, हमने फैसला किया है कि तुझे आगे पढ़ाएंगे और तू विदेश जाने का सपना पूरा करेगी। निर्मला ने दीपा का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। दीपा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, जिसमें निर्मला ने उसकी पूरी मदद की। पढ़ाई खत्म होने के बाद दीपा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। कंपनी की ओर से उसे विदेश भेजा गया और दीपा ने सुमेर का सपना साकार किया।